नमस्कार, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। हाजिर हुई विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। सिद्धू मूसेवाला को भला कौन नहीं जानता है। आजकल एक चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। कई सारी वीडियो भी वायरल हो रही हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है वो प्रेग्नेंट है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अब कुछ लोग इस घटना को सुनकर हैरान भी रहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की माँ काफ़ी बुजुर्ग है और वह एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हैं। लेकिन इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आजकल डॉक्टरों के पास ऐसी ऐसी सुविधाएं आ चुकी हैं, आईवीएफ और भी कौन कौन से ट्यूब बेबी के तहत कई सारी ऐसी सुविधाएं डॉक्टरों के पास हैं कि बिना पति के ही महिलाओं को प्रेग्नेंट कर दिया जा रहा है और वह एक लिमिटेड एज में ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक कैसे पिता पुत्र और एक ऐसे माँ की घटना है जिसको सुनने के बाद आप बेहद ही हैरान रह जाएंगे। इस घटना में ना ही कोई डॉक्टरों की मदद ली जाती है और ना ही पति की मदद ली जाती है, फिर भी एक माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस घटना को जो भी सुनता वह हैरान रहता। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर क्या वह जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या वह सत्य है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो लोगों को यकीन हो जाता है कि वाकई में यह घटना सत्य है। आते हैं आज की कहानी पर। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है सरोजनी नगर। सरोजनी नगर में एक परिवार रहता है। परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम मनीष रहता है। मनीष एक बिजनेसमैन रहते हैं। मनीष की एक पत्नी भी थी जिनकी कोविड के दौरान, भला कोविड का दंश किसने नहीं झेला है, 2020 में कोविड के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनके परिवार में सिर्फ उनका एक बेटा जिनका नाम प्रांशु रहता है। प्रांशु और मनीष दो ही लोगों का परिवार रहता है और एक उनकी बेटी रहती है जिनकी बहुत पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने ससुराल रहती थी और यहाँ पर एक नौकरानी उनके घर काम धाम करती थी जिससे समय से उनको खाना पीना मिल जाया करता था और वो अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर चले जाते थे। और प्रांशु अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इसी दौरान प्रांशु की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो प्रांशु अपना एडमिशन बेंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लेता है। वहाँ से वह इंजीनियरिंग करने लगता है, बेहद ही चर्चित कॉलेज से। कुछ दिन बाद उसके कॉलेज में ही एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम निशा रहता है और निशा बेहद ही खूबसूरत रहती है। जो भी उस लड़की को देखता था वह सोचता था कि काश निशा को वह अपना दोस्त बना ले। लेकिन निशा जो रहती है वह देखती है कि जो प्रांशु रहता है वह काफ़ी पैसे वाला रहता है। 4 व्हीलर गाड़ियों से अपने कॉलेज आता था पढ़ाई करने के लिए और कई अच्छे अच्छे उसके शौक भी थे, जिसे देखकर निशा प्रांशु की तरफ खींची चली जाती है और प्रांशु भी निशा को चाहने लगता है और प्रांशु निशा से दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। प्रपोज करने के बाद दोनों इस कदर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि अब वह लिव इन रिलेशन में बेंगलोर में एक कमरा लेते हैं और उसी में दोनों रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। कुछ दिन और गुजरता है। अब साल 2023 आ जाता है। जब साल 2023 आ जाता है तो प्रांशु को एक फ़ोन जाता है। उसे उसके एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसे प्रांशु को बताता है वह कि आजकल तुम्हारे पिताजी किसी लड़की के साथ घर आते हैं और घर में रहते भी हैं और उसी के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रांशु सोचता है कि उनका काम ही है, ऑफिस में हो सकता है कोई सेक्रेटरी वगैरह, कोई हेल्पर वगैरह उनके साथ आती जाती होगी। लोग यूं ही कुछ मजाक के तौर पे दोस्त हैं तो कह रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसके दिलो दिमाग में एक बात खटकने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अफेयर चल रहा है। अब वह जांच पड़ताल करने लगता है अपने पिता के बारे में।
कई लोगों से फ़ोन पर बातचीत करता है और उसकी दोस्ती एक उसी के पिता के ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति से रहती है। जब उस व्यक्ति को अब फ़ोन करता है, उससे बातचीत होती है। उस व्यक्ति का नाम नीरज रहता है। नीरज से बातचीत होती है तो नीरज बताता है कि आजकल आपके पिताजी कंपनी में ही, ऑफिस में ही एक काम करने वाली लड़की है जिसका नाम है अंजलि। और अंजलि बेहद ही खूबसूरत लड़की है और उसी के साथ आपके पिताजी आए दिन समय व्यतीत करते हैं और उसे लेकर अपने कमरे पर भी जाते हैं। अब प्रांशु के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि उसके पिता की उम्र लगभग 48 से 50 साल रही होगी। इस उम्र में भी उसके पिताजी माँ के मरने के बाद अपने ऑफिस के लड़की से इश्क फरमा रहे हैं। अब वो अपनी प्रेमिका को सारी बात बताता है। प्रेमिका निशा कहती है कि ठीक है, तुम घर जाओ और घर जाकर अपने पापा को समझाने की कोशिश करना। अब प्रांशु अपनी प्रेमिका को कमरे पर छोड़ वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद अपने पिता से बातचीत करता है और पिता से पूछता है, पिताजी मैं जो सुन रहा हूँ क्या यह सत्य है? पिता जो मनीष रहता है वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मेरी सेक्रेटरी है और वह मेरा बड़ा ख्याल रखती है और उसके घर पर भी कोई नहीं है तो हमारे यहाँ ही आती जाती रहती है। जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अब बेटा को यकीन हो जाता है अपने पिता पर और जैसे ही बेटा फिर दिल्ली से बेंगलोर अपनी प्रेमिका के पास जाता है कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, जब वहाँ से लौटता है तो वह देखता है कि घर में एक महिला घर में बैठी हुई है। जब वो अंदर जाता है उस महिला से बातचीत करता है कि आप कौन हैं, तो वह महिला बेहद ही खूबसूरत, मात्र 27 से 28 साल की एज रहती है और वह महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि आओ प्रांशु, तुम्हारा ही इंतजार था, मैं तुम्हारी माँ। अब प्रांशु दंग रह जाता है। फिर उसके पिताजी आते हैं। पिताजी से पूछता है कि ये कौन सी माँ को आप लेकर आए हैं? आपने तो कहा कि कुछ हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मनीष कहता है कि बेटा, जाने अनजाने में हम दोनों के बीच न जाने कब मोहब्बत हो गई और मैंने शादी भी कर ली और मैंने सोचा तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए बताया भी नहीं, सोचा डायरेक्ट सरप्राइज दूंगा। अब बेटा जो है अपनी उम्र की माँ को देखकर सचमुच सरप्राइज था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी बहू लाने की उम्र में एक माँ लेकर आ रहे हैं, पत्नी लेकर आ रहे हैं। अब लड़का बेहद हैरान परेशान रहता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अब तरह तरह की चर्चाएं ऑफिस में भी होने लगती है, आस पास पड़ोस में भी होने लगती है कि मनीष अब बहू लाने की उम्र थी तो वह अपनी पत्नी को लेकर आया है, एक नई नवेली माँ को लेकर आया है। अब वह सौतेली माँ को देखकर प्रांशु जब भी उसे देखता था वह चिढ़ उठता था। लेकिन अब कुछ दिन साथ रहते रहते दोनों की बड़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, बनने लगती है। दोनों हम उम्र ही रहते हैं, 1-2 साल का फर्क रहता है। और जो पिता रहता है वो अक्सर ऑफिस में ही रहता था, शाम होते घर आता था, घर पर अपनी पत्नी अंजलि के साथ समय व्यतीत करता था। और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है प्रांशु की, तो पढ़ाई खत्म करने के बाद जो छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियों में वह घर आता है दिल्ली। जब घर रहने लगता है तो इसी बीच करीब शादी को उसके पिताजी के 6 महीने हो चुके थे और अब वह अपनी सौतेली माँ के साथ कमरे पर रहने लगता है। और जो उसकी सौतेली माँ रहती है अंजलि, जिसकी उम्र महज 27 से 28 साल रहती है, वह अंजलि छोटे छोटे कपड़े पहनकर कमरों में घुमा करती थी और इधर अपनी प्रेमिका से कमरों में बैठकर बातें करता था प्रांशु। बात करते करते वह अपनी सौतेली माँ अंजलि की भी बात किया करता था। इसमें दोनों के बीच कई सारी ऐसी बातें होती थी तो अक्सर कर उसकी माँ के बारे में ही बात होती थी और फिजिकल रिलेशन की भी बात होती थी। अब एक दिन लड़का क्या करता है, वह किसी के साथ घूमने के लिए तैयारी कर रहा था। वह ऊटी जाने की तैयारी में रहता है। तभी जो उसकी माँ होती है, वह अंजलि सौतेली माँ, वह कहती है कि प्रांशु मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ऊटी घूमना चाहती हूँ। अब अंजलि अपने पति मनीष से बातचीत करती है और मनीष कहता है ठीक है, मुझे
कोई समस्या नहीं है। प्रांशु के साथ तुम घूमने जाओगी तो हो सकता है कि तुम दोनों में थोड़ी अच्छी खासी बात व्यवहार भी बने, एक माँ और बेटे का एक रिश्ता और भी गहरा हो। अब प्रांशु को अपनी माँ को ले जाने में कोई समस्या नहीं होती है। प्रांशु अपनी उम्र की अपनी माँ को लेकर, सौतेली माँ को लेकर ऊटी चला जाता है घूमने के लिए। अब उधर जैसे ही उसकी प्रेमिका को पता चलता है, निशा को, कि वह ऊटी अपने सौतेली माँ को लेकर आया हुआ है, अंजलि को लेकर आया हुआ है, तब मुझे शक होने लगता है अपने अपने प्रेमी के ऊपर कि कहीं प्रांशु का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है उसकी माँ के साथ। तरह तरह के सवालात उसके जो है जहन में गूंज रहे थे। जब वह प्रांशु से पूछती है तो प्रांशु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो, वह सिर्फ एक दोस्ती है, दोस्त की तरह ही हम लोग घर पर भी रहते हैं। और कभी भी प्रांशु उसको माँ कहकर नहीं बुलाता था, अक्सर उसको नाम से ही बुलाता था, जिससे उसके पिता को चिढ़न भी होती थी। अब वह जब ऊटी लेकर जाता है, ऊटी एक ही कमरे में दोनों ठहरते हैं, प्रांशु और अंजलि दोनों एक ही कमरे में ठहरते हैं। 2 दिन हो जाता है ऊटी घूमते हुए। इधर उसके पति का फोन आ रहा था, मनीष का, कि तुम कब वापस आ रही हो। अंजलि कहती है मुझे ऊटी काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्रांशु के साथ घूमना और भी बेहतर लग रहा है। उसके पति को कोई एतराज़ नहीं रहता है। मनीष कहता है ठीक है, तुम बेटे के साथ घूमकर सही सलामत घर आ जाना। अब 2 दिन हो जाते हैं। तीसरे दिन प्रांशु जब अंजलि को लेकर घूमने जाता है तो वह घूमने के बाद जब कमरे पर आता है तो दोनों के बीच इस कदर दोस्ती हो गई थी और इस तरह दोनों का रहन सहन था कि एक दूसरे के साथ उठना बैठना था कि जो लोग भी देखते वो यही समझते कि यह दोनों पति पत्नी हैं। अब रात होती है। कमरे पर जो अंजलि रहती है और प्रांशु दोनों ही कमरे पर रहते हैं। प्रांशु दारू की बोतल लेकर आता है और वह बैठकर कमरे पर ही पीता है। अब जिससे अंजलि उसको मना करती है कि ये क्या कर रहे हो, यह सही काम नहीं है। लेकिन वह कहता है क्या करूं, जिस उम्र में पिता को बहू लाने की कोशिश करनी चाहिए उस उम्र में वह तुम्हारे जैसी एक माँ लेकर चले आए हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अब जैसे ही यह बात अंजलि सुनती है, अंजलि मुस्कुराने लगती है। वह भी प्रांशु के साथ बैठती है, दोनों दारू पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों सोते हैं। जब रात करीब 12 बजते हैं तो प्रांशु अपने माँ के पास ही सोया रहता है और सोते सोते उसका हाथ न जाने कब अपनी माँ के शरीर पर जाने लगता है। अब उसकी माँ जो अंजलि रहती है वह उसके हाथों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अब उसके धीरे धीरे बाहों में जाने लगती है। अब दोनों जो प्रांशु रहता है वह अपनी माँ का धीरे धीरे कर एक एक कपड़े निकालता है और निकालने के बाद उस अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहने लगते हैं। प्रांशु भी अंजलि को चाहने लगता है, अपनी सौतेली माँ को, और अंजलि भी प्रांशु को प्यार करने लगती है। अब दोनों इस कदर चाहने लगते हैं कि करीब 1 हफ्ता गुजर जाता है। वह घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वहाँ से वह केरल चले जाते हैं। केरल के तटों पर जाकर घूमने लगते हैं। तभी फिर जो उसका पति रहता है वो फ़ोन करता है, मनीष, कि जल्द से जल्द चली आओ, अब तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन अंजलि कहती है कि मुझे प्रांशु के साथ घूमने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है, कुछ पैसों की और ज़रूरत है, आप भेज दो। करीब 1.5 लाख रुपए वह ट्रांसफ़र करता है अंजलि के अकाउंट में। अंजलि करीब 10 दिन हो जाते हैं घूमने के बाद जब वो वापस अपने घर जाती है अपने पति के पास, तो पति से रूखे रूखे सा व्यवहार करने लगती है। अब जो उसका पति रहता है मनीष, वह बेहद परेशान होने लगता है। करीब अब धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। अब जो प्रांशु रहता है वह अपने प्रेमिका निशा से भी बात करना कम कर देता है। दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं और दोनों का प्यार कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और इसी बीच जो अंजलि रहती है, अंजलि और प्रांशु का प्यार इस कदर चढ़ने लगता है कि जब भी उसका पिता घर से बाहर ऑफिस जाता, वह अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। मौका मिलते ही उसके साथ घूमने भी जाया करता था। अब मोहल्लों में भी लोगों को शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं अंजलि और प्रांशु का अफेयर चल रहा है। तो लोग मज़े भी लेते थे कि बहू लाने की उम्र में जब पत्नी लेकर एक पिता आएगा, बहू जैसी उम्र की माँ आएगी, तो उसके साथ ऐसा ही होना है। अब दोनों हम उम्र रहते हैं, दोनों मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं कि 2 महीने बाद
अंजलि के पेट में जब दर्द होता है तो वह डॉक्टर के पास जाती है। जब डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि अंजलि प्रेग्नेंट है। अब जैसे यह बात उसके पति मनीष को पता चलती है, वह हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि उसने तो 2 महीने पहले वह केरल ट्रिप पर गई थी, ऊटी ट्रिप पर गई थी और करीब 10 दिन उसके साथ रही थी। और उसके बाद डॉक्टर की जो डेट लाइन बताई जा रही है कि इस दिन से इस दिन तक, उसके हिसाब से तो वह उसके साथ था नहीं। उसे शक होने लगता है। वह घर लेकर जाता है और अंजलि से पूछताछ करने लगता है तो अंजलि सारी हकीकत बयां कर देती है। प्रांशु को बुलाकर उसका पिता जब पूछताछ करता है तो प्रांशु भी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब उसके जो पिता रहते हैं मनीष, वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद प्रांशु को घर से निकाल देते हैं। अब प्रांशु अंजलि के साथ जाना चाहता था, लेकिन जो मनीष रहता है वो अंजलि को जाने नहीं देता है। अब इस पर जो है प्रांशु पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है। पुलिस को लेकर प्रांशु अंदर जाता है और कहता है कि मैं अंजलि से बेहद मोहब्बत करता हूँ। अंजलि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और मैं भी अंजलि से जब पुलिस पूछताछ करती है तो अंजलि भी कहती है कि मेरी शादी इस बुजुर्ग मनीष से हुई है जो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी जो उम्र है और जो प्रांशु की उम्र है, हम उम्र है, और हम दोनों ने जाने अनजाने में एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं, मोहब्बत करते हैं। और अब हम अपने ही इस जो प्रेमी रहता है प्रांशु, अपने ही सौतेली माँ के साथ दिल लगा बैठता है और वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी। बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों नहीं समझते हैं। कई रिश्तेदार को भी बुलाया जाता है, वह भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रांशु और अंजलि की मोहब्बत इस कदर चढ़ चुकी थी कि जो पिता अपने लिए पत्नी लेकर आया था वह बहू बन जाती है। दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब कोर्ट की भी दस्तखत हो चुकी थी और आकर फिर से उसी कमरे में रहने लगते हैं। लेकिन जो मनीष रहता है इसी बीच अपने बेटे और अपनी बहू को सारी संपत्ति से बेदखल कर देता है और बेदखल करने के बाद उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। और अंजलि और प्रांशु अब वहां से सीधे बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर जाने के बाद दोनों ही एक कंपनी में काम करने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आज की जो यह घटनाक्रम है, ये एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मुझे मिली तो मैंने सोचा कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको भी सुननी चाहिए। जागरूक रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अब कोई भी व्यक्ति जो 50 साल का है, बेटे की उम्र 25 साल की है, उसकी शादी की उम्र हो रही है, वह लड़का जवान है, और अब 50 साल की उम्र में कोई खुद शादी करके घर लेकर एक खूबसूरत जवान लड़की को आएगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा ही अंजाम होता है। ज़रूरत है आपको सावधान रहने की, जागरूक रहने की। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। रजनीश सिंह हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अनिल यादव हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उमेश यादव हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। फैजन खान राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जहाँ से भी हमारी वीडियो देखते हैं, देश विदेश, नेपाल से गोपाल जी भी हमारी वीडियो देखते हैं, गोविंद जी भी हमारी वीडियो देखते हैं। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी साथी कमेंट ज़रूर करिए, आपका भी नाम लिया जाएगा। चलते चलते आज एक हमारे सबसे प्रिय साथी हैं वेदांत सिंह, उनका जन्मदिन है। वेदांत जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।